हेलो स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। ई विद्या की मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आपका साइंस सब्जेक्ट चला हुआ है और साइंस में सबसे पहले हमने केमिस्ट्री को स्टार्ट किया है। केमिस्ट्री में आपका जो 5th चैप्टर चल रहा है वो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। कल मैंने पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के बारे में सभी बच्चों को बताया था, कैसे आवर्त सारणी को याद करते हैं और कैसे इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उसको आवर्त में विभाजित किया गया है और वर्ग में विभाजित किया गया है। उसी के अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से मैंने पूरी आवर्त सारणी आप लोगों को समझाई थी। काफ़ी बच्चों ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया था और बहुत ही बच्चों को आवर्त सारणी याद भी है, बहुत अच्छी बात है। और जिन बच्चों को याद नहीं है उनको मैंने बोला था कम से कम 20 नंबर, एटॉमिक नंबर कैल्शियम तक तो आप लोगों को याद होना चाहिए। गुड आफ्टरनून रिया यादव। तो अगर इतना आपको याद है तो आप क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बताया था आप लोगों को। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपको आना चाहिए। उसके लिए आपको परमाणु क्रमांक मालूम होना चाहिए। तो कम से कम कैल्शियम 20 नंबर तक का परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए, आपके टिप्स पे होना चाहिए। हाइड्रोजन से स्टार्ट करके कैल्शियम 20 नंबर तक। तो इतनी बातें सभी बच्चों को याद हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको लिखना आता है। संयोजकता के बारे में मैं बता देता हूँ आप लोगों को एक बार फिर से। संयोजकता क्या होती है? किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉनों के साथ जुड़ने की जो क्षमता होती है, अपनी बाह्यतम कक्षा का अष्टक पूरा करने के लिए तत्वों के द्वारा लिए गए या दिए गए या साझेदारी के जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम संयोजकता वैलेंसी बोलते हैं। और सभी वर्ग की संयोजकताएं अलग अलग होती हैं। सभी आवर्त की संयोजकताएं अलग अलग होती हैं और वर्ग की संयोजकताएं जो होती हैं वो हमेशा फिक्स होती हैं और एक ही होती है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, वर्ग के अकॉर्डिंग वर्ग क्या होता है, ऊपर से नीचे जाते हैं उसको वर्ग बोलते हैं और बाएं से दाएं जो जाते हैं उसको हम आवर्त बोलते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको संयोजकता बताई थी। पहला वर्ग जो होता है उसकी संयोजकता हमेशा, हाँ, शेखर अवस्थी उसे संयोजकता कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो प्रथम वर्ग की संयोजकता मैंने +1 बताई थी, ये हमेशा फिक्स होती है। दूसरे वर्ग की संयोजकता ये भी हमेशा फिक्स होती है, +2 होती है। और तीसरे वर्ग के अंदर +3 होती है। मतलब ये जो धातुएं होती हैं ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी या 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी उसी के हिसाब से इनके ऊपर धनावेश आ जाता है। अब जो चौथा वर्ग होता है इसकी जो संयोजकता होती है वो +4 से लेके -4 तक होती है। +4 से -4 तक। अब काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन ये है कि प्लस और -4 कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जो 4th ग्रुप होता है, चौथा ग्रुप, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4 होता है। K सेल के अंदर अगर मैं इसको लिखता हूँ तो 2 और 4 होता है। अब ये बाह्यतम कक्षा है, इसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करना होगा, कैसे कार्बन की बाह्यतम कक्षा का अष्टक पूरा होगा? 2 कंडीशन हो सकती हैं, 2 बातें हो सकती हैं। या तो ये चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो बाह्यतम कक्षा ये स्थायी हो जाएगी, या 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो भी क्या हो जाएगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो इसके ऊपर आवेश आता है +4। अगर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या आएगा, 4 धनावेश आ जाएगा। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर आ जाएगा 4 ऋणावेश। तो इसकी जो संयोजकता होती है चौथे वर्ग के तत्वों की वो +4 से लेके -4 तक हो सकती है। रोहन राजवीर, अभी 4 की ज़रूरत है। हाँ, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, चाहे 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो और चाहे 4 इलेक्ट्रॉन ले लो। अब आता है 5th ग्रुप। 5th ग्रुप में जो नाइट्रोजन होता है उसका परमाणु क्रमांक 7 होता है।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5 होता है, इसकी वाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो इसके ऊपर धनावेश आ जाएगा +5, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो भी इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, तो इसके ऊपर आवेश आ जाएगा -3, +5 से -3 तक हो जाती है। अब छठे वर्ग के अंदर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 2 6, या तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दे या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो उससे भी अष्टक पूरा हो जाएगा, ये +6 से -2 तक हो जाएगी। इसके बाद फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 2 7, ये ज़्यादातर केस में क्या होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा क्योंकि इसका अष्टक पूरा हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर। तो यहाँ पर जो 7वां वर्ग होता है इसकी संयोजकता -1 हो जाती है। और 8वां वर्ग जो होता है नियोन 10 2 8, इसकी वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 8वां जो वर्ग होता है इसको हम 0 वर्ग भी बोलते हैं, शून्य वर्ग। इसका मतलब होता है ये न इलेक्ट्रॉन लेता है न इलेक्ट्रॉन देता है, जिसकी वजह से इसका अष्टक पूरा ही रहता है। तो 8 इसको न इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है न इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है, तो क्या हो जाएगा, अष्टक पूरा है, इसलिए इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। अक्रिय धातु भी बोलते हैं इनको, निष्क्रिय धातु भी बोलते हैं, 0 समूह भी बोलते हैं, और 8वां समूह भी बोलते हैं, और 18वां समूह भी बोलते हैं। 8वां वर्ग भी बोल सकते हैं और 18 वर्ग भी बोल सकते हैं, दोनों ही नाम होते हैं, कैसे भी आप बोल सकते हो, सारे के सारे नाम आपको क्लियर होने चाहिए। तो संयोजकता के लिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा तत्व कौन से वर्ग में आता है, और प्रत्येक वर्ग की जो संयोजकता होती है वो हमेशा निश्चित होती है। जैसे फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम होता है। तो इसमें हाइड्रोजन की संयोजकता +1 होगी, लिथियम की भी +1 होगी, सोडियम की भी +1 होगी, पोटेशियम की भी +1 होगी, रुबिडियम की भी +1 होगी, सीजियम की भी +1 होगी, और फ्रांसियम की भी +1 होती है। एक वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता जो होती है वो हमेशा निश्चित होती है। एक तत्व ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, रोहन राजभर, कोई तत्व जो अधिकतम त्याग सकता है इलेक्ट्रॉन वो 7 हो सकते हैं। जैसे यहाँ फ्लोरीन है, फ्लोरीन की केस में आप देखो 7 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, यहाँ तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अष्टक पूरा है, न तो इसको इलेक्ट्रॉन त्यागने की ज़रूरत है न इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की ज़रूरत है। लेकिन फ्लोरीन कभी 7 इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं है। क्यों नहीं त्यागता है, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होती है। क्लोरीन त्याग सकता है। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है। कितना लिखते हैं, 2 8 7। तो वाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकता है। तो अधिकतम त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 7 हो सकती है। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री के अंदर नहीं त्यागे जा सकते हैं, क्योंकि 8 आने पर क्या हो जाता है, 8 आने पर तत्व का अष्टक पूरा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। संयोजकता कैसे हम निकालते हैं, कैसे उसके फॉर्मूले याद करते हैं। परमाणु का आकार और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा और दोबारा समझ लें एक बार। अधिकांश बच्चे जो हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। परमाणु आकार मैंने बताया था, परमाणु आकार होता क्या है, किसी भी तत्व की नाभिक से वाह्यतम कक्षा के बीच की जो दूरी होती है उसको हम परमाणु आकार बोलते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता चला जाता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने का मतलब होता है कि तत्वों की नाभिक की वाह्यतम कक्षा से बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। वर्ग में हमेशा ऊपर से नीचे जाने पर
वर्ग में हमेशा परमाणु का आकार बढ़ता चला जाता है, लेकिन आवर्त में क्या होता है, परमाणु का आकार घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि आवर्त में शेखर अवस्थी, हाँ आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज ये चैप्टर हम इसको कंप्लीट करके और मंडे से जो स्टार्ट करेंगे वो बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जीव विज्ञान की आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग थोड़ा उसको पढ़ के आएंगे तो ज़्यादा से अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर परमाणु का आकार जो होता है आवर्त के अंदर बाएं से दाएं जाने पर घटता जाता है। क्यों? क्योंकि जो कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ती है, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण नाभिकीय आवेश, वो क्या होता है, नाभिकीय आवेश जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वह आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का परमाणु आकार घटता जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं भैया। कार्बन के अंदर देखो, कार्बन है, कार्बन में +4 हो रहा है और -4 हो रहा है, 2 -4 हो रहा है। जैसे यहाँ पर कार्बन होता है CH4, ये CH4 फॉर्मूला CH4 का होता है, ये होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है। तो इसमें आप ध्यान से देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध होता है वो क्या हो रहा है, कार्बन क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। तो यहाँ से जब ये बंध टूटेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर धनावेश आएगा और कार्बन के ऊपर ऋणावेश आएगा। यहाँ पर जब ये बंध टूटेगा तो कार्बन के ऊपर माइनस आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर +1 आएगा। यहाँ पर भी कार्बन के ऊपर -1 आएगा, +1 आएगा, कार्बन के ऊपर -1 आएगा, +1 आएगा, तो कितना हो गया, -4 हो गया। ठीक है रोहन। इसके बाद यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन में, क्लोरीन जो होता है वो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। यहाँ से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, यहाँ से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, और यहाँ से भी क्लोरीन के ऊपर -1 और कार्बन के ऊपर +1। तो कितना हो गया रोहन, +4 हो गया। तो +4 किसकी वजह से आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन अपने त्यागने की वजह से आ रहा है। ठीक है, क्लियर है बात। कार्बन का 4+ भी बन सकता है और कार्बन का 4- भी बन सकता है। नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का +5 भी बन सकता है और नाइट्रोजन का -3 भी बन सकता है। ठीक है, सभी बच्चे समझ गए होंगे। अभी मैं कुछ NCERT के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि NCERT के अंदर एग्जाम में आता है कि किसी भी तत्व का आप कैसे सूत्र बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। रिया यादव समझ गए, बिल्कुल सही बात है। रोहन, सुमित कुमार, सभी को समझ आ रही है बात। दर्शन कुमार, सही बात है। राशि, बिल्कुल सही बात है। राशि सिंह का भी सही है। गुड, बहुत अच्छी बात है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपको दिया जाएगा, कोई भी तत्व दिया जाएगा, उसका परमाणु क्रमांक दे दिया जाएगा या आपको तत्व की संयोजकता दे दी जाएगी। तो उसमें से पूछा जाएगा कि दिए गए तत्व का परमाणु क्रमांक ये है या दिए गए तत्व की संयोजकता ये है, तो आप इसके क्लोराइड का फॉर्मूला बनाइए। ये क्लोराइड आयन जो होता है Cl के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। सल्फेट आयन होता है SO4 के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज होता है, इसको बोलते हैं सल्फेट आयन। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ऑक्साइड आयन का फॉर्मूला होता है O के ऊपर 2- होता है, दिस इज फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड आयन। और नाइट्राइड आयन क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर 3- चार्ज होता है, इसको नाइट्राइड बोलते हैं, नाइट्राइड। और NO3 के ऊपर माइनस चार्ज होता है, नाइट्रेट आयन होता है। और NO2 के ऊपर माइनस चार्ज होता है, ये नाइट्राइट आयन होता है।
इतने फॉर्मूले तो कम से कम आपको आयनों के याद होने चाहिए। अगर आपको इतने फॉर्मूले याद हैं राशि, तो आप किसी भी तत्व का, अगर आपको परमाणु क्रमांक दिया है तो उसका फॉर्मूला बना सकते हैं, अगर आपको वर्ग संख्या दी है तो भी फॉर्मूला बना सकते हैं, अगर आपको संयोजकता दी है तो भी फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक अगर दिया है तो आप क्या करेंगे, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे पूछूं, आपको एक तत्व दिया गया है, कोई तत्व ए दिया गया है, उसका परमाणु क्रमांक है 11, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इसकी संयोजकता क्या होगी। ठीक है 11 परमाणु क्रमांक है, उसके साथ आपको क्या करना है, इन सभी आयनों का फॉर्मूला बनाना है, ये वाले सभी। तो सबसे पहले राशि आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप परमाणु क्रमांक से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉनिक परमाणु विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये परमाणु क्रमांक आपका 11 है, ये आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। रामायण मिश्रा बिल्कुल सही है। अब आप क्या करेंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो 11 परमाणु क्रमांक किसका होता है, सोडियम का होता है, आप लोगों को पता है 11 परमाणु क्रमांक। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, तो इसके ऊपर क्या आ गया, धनावेश आ गया A+। ठीक है राशि, A+ आ गया, मतलब ये सोडियम हो गया। सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है। तो अब आप क्या करेंगे, सबके साथ सोडियम का फॉर्मूला बना देंगे। जैसे Cl के ऊपर माइनस हो गया तो क्या बन गया, NaCl बन गया। Na के ऊपर +1 होता है और SO4 के ऊपर 2- होता है, तो ये क्या हो गया, Na2SO4 बन गया। ठीक है, यहाँ पर Na के ऊपर +1 Na2O बन जाएगा। नाइट्राइड में Na3N बन जाएगा, सोडियम नाइट्राइड। और नाइट्रेट में NaNO3 बन जाएगा, और नाइट्राइट में NaNO2 बन जाएगा। तो कोई भी आपको दोनों तरफ से आप बना सकते हैं फॉर्मूला। अगर आपको क्या पता है, आयन पता है, आयन के ऊपर कितना आवेश है, ऋणायन पता है, ऋणायन के ऊपर कितना आवेश है, तत्व का परमाणु क्रमांक पता है, और या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप एकदम आंसर दे देंगे। सबका आंसर एक ही रहता है, सटीक रहता है, बहुत आसान सी चीज़ है। हाँ, NaNO3 सभी बच्चों का, रिया यादव बिल्कुल सही है, राशि का भी आंसर बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप किसी भी का भी आंसर बना सकते हैं। ठीक है, आता है ये क्वेश्चन बिल्कुल। अब इसके बाद ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति, ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर या आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये आपका कौन सा है, ये द्वितीय आवर्त है, सेकंड पीरियड, द्वितीय आवर्त। मैंने बताया था कल आपको कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम, क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। तो इधर से इधर जाने पर तत्वों की अम्लीय प्रकृति भी बढ़ जाती है। रामायण मिश्रा सेकंड पीरियड है, बिल्कुल सही है। तो ये वाले जो होते हैं, यहाँ से यहाँ तक ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति बढ़ती चली जाती है। लिथियम का क्या ऑक्साइड बनेगा, Li2O, इसका बनेगा BeO, बोरॉन का बनेगा B2O3, कार्बन का बनेगा CO2, इस तरीके से N2O3, N2O
5 ये ऑक्साइड बनते चले जाएंगे। तो इधर से इधर जा रहे हैं राशि, क्या हो रहा है, जो तत्व हैं उनके ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, ये बना लेंगे आप लोग। ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी, और आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में अम्लीय प्रकृति बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है, अधिकांश बच्चे, सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। राशि का आंसर सही है, रोहन का, रामायण का, रिया का, शेखर अवस्थी, सभी सही आंसर दे रहे हैं। गुड, इसका मतलब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग अच्छे मार्क्स लेके ही आएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। ये जो ई विद्या द्वारा क्लास चलाई गई है इसका आप भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और अपना जो आपके मार्क्स हैं बहुत अच्छे आने वाले हैं। बस अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। आपने ई विद्या ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर सकते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग विद्या का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। विद्या के क्वेश्चन बैंक के अंदर सारा का सारा मटेरियल दिया हुआ, आपका सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। आयनन विभव, आयनन विभव क्या होता है, कोई बच्चा आंसर देगा। व्हाट इज आयनन, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव या आयनाइजेशन पोटेंशियल। हाँ रोहन, बहुत अच्छी बात है, लिया है तुमने, अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, देखो आयनन विभव क्या होता है, किसी भी तत्व की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसको हम आयनन विभव या आयनन ऊर्जा बोलते हैं। विभव की जगह यहाँ पर आयनन ऊर्जा भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, किसी तत्व की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम आयनन विभव बोलते हैं। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव की मात्रा घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। वर्ग में राशि नए वाली ले लो, पुरानी में क्या है कि कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। इस बार तुम लोगों को मालूम है कि तुम्हारा जो सिलेबस है वो कुछ कम हुआ है कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, इसके चलते बोर्ड ने कुछ सिलेबस में कटौती की है और उस जो नया क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है आपका उसमें वो पोर्शन दिया हुआ है, वो पोर्शन काट दिया गया है जिससे कि आप ज़्यादा ना पढ़ें, उतना ही पढ़ा जाए जितना बोर्ड देने वाला है और उसमें से अच्छे क्वेश्चन प्राप्त करें। जो पुराने वाला है उसमें तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है क्योंकि उसमें वो चैप्टर कटे नहीं हैं जो इस बार एग्जाम में नहीं आने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जरा, वर्ग में क्या होता है, आयनन विभव की मात्रा क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पर घटती चली जाती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, आयनन विभव की मात्रा बढ़ती चली जाती है। कोई बात नहीं रोहन, प्रयास करो, अच्छा करोगे, अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ तुम्हें आती हो, लेकिन जो हम बता रहे हैं उन वीडियो को आप बार बार पढ़ें, समझें और बाकी जो नोट्स हैं वो आपको विद्या क्वेश्चन बैंक है ही आप लोगों के पास। तो ये बात समझ गए। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता चला जा रहा है। परमाणु का आकार बढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ पर लिथियम का आकार क्या है, ये बाह्यतम कक्षा है और ये नाभिक है, दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है। और सीजियम का आकार क्या है, ये नाभिक है, ये बाह्यतम कक्षा है। इस तरीके से बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर
शेखर अभी बता रहा हूँ विकर्ण संबंध क्या होता है, अभी उसी पे आ रहा हूँ, इस टॉपिक के बाद में वही डिस्कस करने जा रहा हूँ विकर्ण संबंध क्या होता है। तो यहाँ पर देखो लिथियम का परमाणु आकार ये होता है, यहाँ पर नाभिक का आकर्षण बल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल पास में है, जबकि यहाँ पर इसका वाह्यतम कक्षा के ऊपर जो आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि ये इससे बिल्कुल दूर है। तो यहाँ पर आकर्षण बल कम है तो इलेक्ट्रॉन हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालने का मतलब है कि एग्जाम, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पर आकर्षण बल ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ पर आयनन विभव का मान बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ पर उनका आयनन विभव का मान जो होता है वो कम होगा। इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो गया, आयनन विभव का मान जो है घटता चला जाता है। और आवर्त के केस में क्या होता है, आवर्त के केस में परमाणु का आकार घटता चला जाता है। जब परमाणु का आकार घटता चला जाएगा तो नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ज़्यादा ऊर्जा देने पर क्या होगा, रिया, इसका मतलब आवर्त में आयनन विभव की मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ जाएगी। समझ गए? मतलब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आयनन विभव क्या होता है इसकी परिभाषा दीजिए, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ये कैसे परिवर्तित होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ये कैसे परिवर्तित होता है। इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब मैं जरा विकर्ण संबंध, शेखर ने पूछा है कि विकर्ण संबंध क्या होता है। हाँ, शेखर वस्ती बढ़ेगी, सही बात है। विकर्ण संबंध जरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायगोनल रिलेशनशिप। विकर्ण तो आप जानते ही हैं, जैसे ये कोई स्क्वायर है तो यहाँ इस पॉइंट को इससे मिलाने पर क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। यहाँ से इसको मिलाते हैं तो इसको भी विकर्ण बोलते हैं। तो इस तरीके से दूसरे और तीसरे के आवर्त के जो तत्व होते हैं, सेकंड और जो थर्ड पीरियड होता है, दूसरा और तीसरा आवर्त के जो तत्व होते हैं उनके बीच में गुणों में कुछ समानता होती है। वो समानता किस आधार पे होती है, वो विकर्ण के आधार पे होती है। जैसे देखो आप, दूसरा आवर्त ये सेकंड पीरियड होता है, सेकंड पीरियड या द्वितीय आवर्त, और थर्ड पीरियड होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। तो यहाँ पर लिथियम मैग्नीशियम के साथ अपने गुणों में समानता दिखाता है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, विकर्ण बन रहा है। बोरॉन बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ दिखाता है और बोरॉन सिलिकॉन के साथ दिखाता है। तो ये समानताएं जो होती हैं किसके आधार पे होती हैं, विकर्ण के आधार पे होती हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या बन रहा है, विकर्ण बन रहा है, डायगोन बन रहा है। इसी संबंध को बोलते हैं विकर्ण संबंध। वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा विकर्ण संबंध क्या होता है, उदाहरण दीजिए। तो आप क्या करेंगे कि द्वितीय और तृतीय आवर्त के तत्वों के बीच में रासायनिक गुणों में समानता होती है, और वो कौन सी समानता होती है, वो विकर्ण के आधार पे होती है। लिथियम की मैग्नीशियम के साथ समानता होती है, एक विकर्ण बनता है। बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ होती है, एक विकर्ण बनता है। और बोरॉन की सिलिकॉन के साथ होती है, ये भी एक विकर्ण बनता है। इस संबंध को बोलते हैं विकर्ण संबंध। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शेखर समझ गए, राशि समझ गए, रिया, रोहन, दर्शन सभी समझ गए, बिल्कुल सही बात है। इसको बोलते हैं विकर्ण संबंध। अब आवर्त सारणी की कुछ अच्छाई बुराई की चर्चा करते हैं। क्या अनुराग, इनके क्या क्या मेंडलीव की, अच्छा उससे पहले हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था और आधुनिक आवर्त नियम क्या है। मेंडलीव का आवर्त नियम सभी बच्चे जानते हैं। मेंडलीव एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आवर्त सारणी को काफ़ी हद तक उसके बारे में जानकारी दी थी। इसके अनुसार क्या था कि तत्वों के जो रासायनिक एवं भौतिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं।
आवर्ती फलन का मतलब एक निश्चित समय के बाद उनके रासायनिक और भौतिक गुण जो होते हैं वो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। तो मेंडलीफ ने बताया कि जो तत्वों के गुण होते हैं वो उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन बाद में जो आधुनिक आवर्त नियम बना, आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है कि जो तत्वों के गुण होते हैं रासायनिक एवं भौतिक वो किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये वाला सही है बिल्कुल। और यहाँ पर मेंडलीफ क्या कह रहे थे कि परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ये देखा गया कि ये गलत होता है। ठीक है राशि। और ये जो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं ये बिल्कुल सही पाया गया। इसी के आधार पर सभी तत्वों को क्या किया गया? स्थापित किया गया, जिससे कि आवर्त सारणी बिल्कुल सही सिस्टम के अंदर सारे तत्व जो होते हैं बिल्कुल उसी के अनुसार काम कर रहे थे। कैसे? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन के आधार पर। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, तो आप लिख देंगे कि तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण जो होते हैं उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। और आधुनिक आवर्त नियम पूछा जाएगा। आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण जो होते हैं वो सचिन वाजपेयी, हेनरी मोजले ने दिया था। ये बिल्कुल सही है। आधुनिक आवर्त नियम जो है हेनरी मोजले ने दिया था, लेकिन उससे पहले मेंडलीफ ने दिया था। और उससे पहले और भी बहुत सारे साइंटिस्टों ने कितनी सारी बातें बताई हैं, लेकिन उनमें थोड़ी थोड़ी कमियां निकलती चली गई। स्टार्टिंग में न्यूलैंड वगैरह साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था और कि क्या होती है आवर्त सारणी, उन्होंने थोड़े थोड़े तत्व की खोज की। उसके बाद मेंडलीफ ने काफ़ी हद तक खोज कर दी थी। ठीक है, काफ़ी हद तक खोज कर दी, लेकिन यहाँ भी कुछ ना कुछ कमियां रह गई आवर्त सारणी के अंदर। उसके बाद क्या हुआ? फिर संशोधन हुआ। फिर लास्ट में जो मोजले है, मोजले ने बताया कि आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है। और इस तरीके से आज जो हमारी आवर्त सारणी है, दीर्घ आवर्त सारणी है, जिसके बारे में मैंने कल डिस्कस किया था, वो सारी जो होती हैं, हाँ डोबरनायर ने भी काफ़ी कुछ बताया था। डोबरनायर ने, न्यूलैंड ने, मेंडलीफ से पहले। लेकिन जो ज़्यादा श्रेय जाता है आवर्त सारणी को सही रूप मिलाने का वो मेंडलीफ को जाता है, और मेंडलीफ के बाद वो किसको जाता है? मोजले को जाता है, जिसको हम दीर्घाकार आवर्त सारणी बोलते हैं। आजकल जो आवर्त सारणी हमारे पास है वो ज़्यादा सही है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं होता है। क्या सर ये सही? हाँ बिल्कुल सही बात है जावेद आलम। मेंडलीफ ने क्या किया था? हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया था, एक निश्चित स्थान नहीं था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या क्या विशेषताएं है वो मैं अभी बता रहा हूँ, और मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या क्या कमी है वो भी मैं बता रहा हूँ। राशि, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। हाँ बिल्कुल सही बात है राशि की। थॉमसन साइंटिस्ट थे, जे थॉमसन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। गुड। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की जो विशेषताएं हैं उसकी क्या क्या अच्छाइयाँ थी, ठीक है, वो ये थी कि सबसे पहले मेंडलीफ की आवर्त सारणी से पहले तत्व जो थे इधर उधर बिखरे पड़े थे, अधिकांश तत्वों की खोज नहीं हुई थी। तो उस मेंडलीफ ने क्या किया? उनको एक व्यवस्थित रूप से जमा दिया अपने नियम के आधार पर। तो उस समय क्या था? तत्वों के अध्ययन में बहुत सुविधा हो गई थी। उससे पहले तत्वों का अध्ययन आसानी नहीं था। एक ही जगह सभी तत्वों को रख दिया, उनके रासायनिक गुणों को हम आसानी से समझ सकते थे, पढ़ सकते थे। तो ये सबसे पहला पॉइंट है मेंडलीफ की आवर्त सारणी का कि तत्वों के अध्ययन में बहुत सुविधा हो गई थी। सेकंड पॉइंट आता है नए तत्वों का परमाणु भार ज्ञात किया। मेंडलीफ से पहले अधिकांश तत्व खोज नहीं हुई थी, लेकिन जैसे जैसे तत्वों की खोज होती चली गई तो उनका परमाणु भार ज्ञात करने में समस्या आनी शुरू हो गई। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के आधार पर ही नए तत्वों का परमाणु भार ज्ञात किया जा सका, और उसके बाद नए तत्वों को खोजने में भी बहुत सहायता मिली। मेंडलीफ की आवर्त सारणी से बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये सब कुछ विशेषताएं थी। लेकिन कमियां क्या क्या थी? मेंडलीफ की आवर्त सारणी की बहुत सारी चीज़ें की कमी भी थी। तो उसमें सबसे पहले कमियां थी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की जो कमियां थी, फर्स्ट नंबर पे आता है वो हाइड्रोजन की जो अनिश्चित स्थिति है। हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया गया था, इस वजह से ये बहुत बड़ी कमी थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की।
आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि इसकी बहुत सारी रासायनिक विशेषताएं हैं, उसकी बहुत सारी भौतिक विशेषताएं हैं जो प्रथम वर्ग के तत्वों के साथ मिलती हैं, इसलिए हाइड्रोजन को पहले वर्ग में स्थापित किया गया। दूसरे नंबर पर मेंडलीव ने क्या किया था? मेंडलीव का नियम था कि तत्वों को तो जो तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था मेंडलीव ने, लेकिन कुछ जगह ऐसा पाया गया कि जो अधिक परमाणु क्रमांक वाले भार वाले तत्व थे, अधिक परमाणु भार वाले तत्व थे, उनको पहले रख दिया, और जो कम परमाणु भार वाले तत्व थे उनको बाद में रख दिया। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की बहुत बड़ी गलती थी, मेंडलीव की बहुत बड़ी भूल थी, जो कि बाद में मोजले ने सुधारी थी। नए तत्वों के लिए कोई उचित स्थान नहीं दिया गया। जैसे कि मेंडलीव के समय में जो हमारी निष्क्रिय गैसें हैं, 18वें या 8वें वर्ग की, 0 वर्ग की गैसें हैं, उनके लिए कोई स्थान नहीं दिया गया था। उनके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं था। ये नहीं पता था कि मेंडलीव को खुद नहीं पता था कि ये तत्व बाद में डिस्कवर होंगे, तो वहाँ कोई जगह नहीं छोड़ी थी। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की बहुत बड़ी कमी थी कि उसने नए तत्वों के लिए, जो अक्रिय गैसें थी, उनके लिए कोई स्थान नहीं रखा था। और तत्वों की जो आवर्तिता थी वो भी परमाणु भार था, जो कि बाद में गलत हो गया था। बाद में क्या सिद्ध हुआ? बाद में सिद्ध हुआ कि तत्वों का जो रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है, जो आवर्त सारणी मोजले ने दी थी। ठीक है, अब हम आते हैं जो आपकी इसके अंदर कुछ संक्रमण तत्व भी रखे हैं। संक्रमण तत्वों की विशेषताओं पर चर्चा डालते हैं। मैंने अभी तक क्या बताया आप लोगों को? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में ज़्यादा जानकारी दी है। हालांकि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, एस ब्लॉक के तत्व हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो एनसीईआरटी वगैरह में दिए हुए हैं और पूछे जा सकते हैं। अनुराग, क्लोरोफॉर्म क्या है? पहले भी बता चुका हूँ मैं। क्लोरोफॉर्म में गैस होती है CH-Cl3, जो कि बेहोश करने के काम आती है। ठीक है, उसका फॉर्मूला जो होता है वो CH-Cl3 होता है। इसका उपयोग डॉक्टर लोग करते हैं सर्जरी के दौरान, ऑपरेशन के दौरान मरीज को, पेशेंट को बेहोश करने के लिए किया जाता है। हाँ सचिन, सही बात है। भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया था, जो कि मेंडलीव का गलत था। अब संक्रमण तत्व कौन से होते हैं पहले ये देख लो क्या होते हैं। संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने अभी तक आपको 1 वर्ग से लेकर 8वें वर्ग तक के बारे में बताया। तो पहले और दूसरे वर्ग के तत्व जो होते हैं उनको एस ब्लॉक बोलते हैं, और जो उसके बाद तीसरे वर्ग से लेके 8वें वर्ग के तत्व जो होते हैं उनको हम पी ब्लॉक बोलते हैं। और इसके नीचे आवर्त सारणी देखोगे आप तो यहाँ एस ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पी ब्लॉक रखा हुआ है, इनके बीच में नीचे 2 कॉलम बने हुए हैं, इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। और इनके नीचे जो रखा हुआ है 2 कॉलम, उनको हम एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। ठीक है, तो संक्रमण तत्व कौन से होते हैं? डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। और ये सभी जो होते हैं धातुएं होती हैं। कौन कौन सी धातुएं होती हैं? जैसे आयरन होता है, कोबाल्ट, निकल, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, टंगस्टन, ये सभी क्या हैं? संक्रमण तत्व की धातु हैं। हैलोजन क्या है? अनुराग, हैलोजन जो होता है 7वां वर्ग होता है। जो 7वें वर्ग के तत्व होते हैं उनको हैलोजन बोला जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको बोलते हैं हम हैलोजन। क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, हैलोजन कौन से वर्ग के तत्व होते हैं, या हैलोजन की उदाहरण दीजिए। तो ये होते हैं 7वें वर्ग के तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अब हम आते हैं संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण क्या होते हैं। पहले नंबर पे ये रंगीन आयन बनाते हैं। रंगीन आयन, कोई भी तत्व अगर उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हमेशा रंगीन आयन बनाएगा, और अगर उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो रंगीन आयन नहीं बनाएगा। तो इन तत्वों के पास पारा क्या है? आरती, पारा धातु है,
Hg, और अकेली धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, मरकरी जिसको बोलते हैं। ठीक है आरती, ये सबसे पहले रंगीन आयन बनाते हैं क्योंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे नंबर पे ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो किसी अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उनको बोलते हैं उत्प्रेरक। तो ये सभी धातुएं, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, एक उदाहरण से समझाइए, तो आप इनमें से कोई सा भी उदाहरण दे सकते हैं। ये सारी धातुएं जो होती हैं उत्प्रेरक का काम करती हैं। उत्प्रेरक का मतलब किसी भी अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। कौन से तत्व? संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्व भी बोल सकते हैं इनको। तीसरे नंबर पे परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती, परिवर्ती का मतलब परिवर्तनशील, मतलब इनकी संयोजकता निश्चित नहीं होती है, परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि इनके अंदर सभी तत्वों के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो जाती है। तो ये सारे के सारे परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित कर सकते हैं। अंकित वर्मा, अयस्क क्या है? मैंने तत्वों के धातु निष्कर्षण के अंदर बताया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। उसके अंदर पूरा का पूरा अयस्क और धातु निष्कर्षण मैंने समझाया हुआ है, तो वहाँ से आप प्रगलन भी देख सकते हैं, अयस्क भी देख सकते हैं, और आपका जो भर्जन और जितनी भी सारी प्रक्रिया होती है धातु निष्कर्षण की, वो सब आप उस यूट्यूब पे वीडियो से अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर पे इनकी प्रकृति जो होती है वो चुंबकीय प्रकृति के होते हैं। ये चुंबकीय प्रकृति के होते हैं। चुंबकीय प्रकृति क्या होती है? मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो जाते हैं। अगर आप इन तत्वों को चुंबक के सामने रखोगे तो ये क्या हो जाएंगे? चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो जाते हैं। इनको बोलते हैं हम चुंबकीय प्रवृत्ति के। ठीक है। जैसे आयरन तुमने देखा ही है, चुंबक के सामने, मैग्नेट के सामने रखोगे तो वो क्या हो जाएगा? आकर्षित हो जाएगा। पांचवें नंबर पे इनकी आती है कि ये जटिल यौगिक बनाते हैं। जटिल यौगिक जो कि आसानी से नहीं टूटते हैं। जटिल यौगिक वे यौगिक होते हैं जो आसानी से नहीं टूटते हैं। ठीक है। अमन तिवारी, राशि सिंह, बिल्कुल सही बात है। प्रगलन के बारे में मैंने बता दिया, आप लोग वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी। धातु निष्कर्षण के अंदर पूरा प्रगलन उसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे क्या हो गए? डी ब्लॉक की संक्रमण तत्वों की विशेषताएं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा संक्रमण तत्व क्या होते हैं, कौन से ब्लॉक के होते हैं, उदाहरण दीजिए, दो चार को उदाहरण से समझाइए या उनकी विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि डी ब्लॉक इससे ज़्यादा आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है बच्चों। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर जो है वो मेंडलीव की और आधुनिक आवर्त सारणी के बीच में क्या क्या अंतर होते हैं। जो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी दी थी और जो आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दी है, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, एक एक करके मैं डिस्कस कर देता हूँ। ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। एक तरफ मेंडलीव की आवर्त सारणी ले लेते हैं और एक तरफ आधुनिक आवर्त सारणी। तो एक एक बिंदु जरा इनके इम्पोर्टेंट है, ध्यान दें। मेंडलीव ने सबसे पहले क्या बताया था? तत्वों का जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु भार के, जो कि बाद में गलत पाया गया। मोजले ने बताया आधुनिक आवर्त नियम के अंदर कि जो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वो किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु क्रमांक के, जो कि बिल्कुल सही बात थी। और आज जो दीर्घा का आवर्त सारणी है उसके आधार पर ही उसके निर्माण हुआ है। तो ये किसके आवर्ती फलन हो गया? परमाणु क्रमांक के, एटॉमिक नंबर के, और ये परमाणु भार के। दूसरे नंबर पर इन्होंने हाइड्रोजन के बारे में कोई निश्चित स्थान नहीं दिया। हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया, जबकि यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन को निश्चित स्थान दिया हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? प्रथम वर्ग के अंदर। आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 1 है उसको आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में रखा हुआ है। प्रथम वर्ग में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट, मेंडलीव ने निष्क्रिय गैसें, 8वें वर्ग की गैसें या 18वें वर्ग की गैसें, अक्रिय गैसों के लिए कोई निश्चित स्थान
क्योंकि उस समय निष्क्रिय गैसें की खोज नहीं हुई थी, इसलिए उसको कोई निश्चित स्थान दिया नहीं था और अपनी आवर्त सारणी के अंदर कोई स्थान भी नहीं छोड़ा था, जो कि गलत था। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर निष्क्रिय गैसों को भी एक निश्चित स्थान दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? ये जो 18वां वर्ग है, 8वां वर्ग या 18वां वर्ग या शून्य वर्ग, या इनको निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं। हाँ जावेद, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 समूह था और 18, बिल्कुल सही बात है। नोबल गैस भी बोलते हैं इनको, नोबल गैस बोलो या इनर्ट गैस बोलो, निष्क्रिय गैस बोलो, अक्रिय गैस बोलो, या फिर 0 वर्ग बोलो या 8वां वर्ग बोलो या 18वां वर्ग बोलो, सारे इनके नाम हैं। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद चौथा नंबर यहाँ पर मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो समस्थानिक थे उनके बारे में कोई चर्चा नहीं थी और ना उनको कोई एक स्थान दिया गया था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो समस्थानिक हैं उनको भी एक निश्चित स्थान दिया गया है। यहाँ पर संक्रमण तत्व क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में डिस्कवर नहीं हुए थे, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर संक्रमण तत्वों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए मेंडलीव ने वहाँ पर उनको भी कोई निश्चित स्थान नहीं दिया। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर आप देख सकते हैं एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक के तत्व हैं, ये पी ब्लॉक के तत्व हैं, और उनके बीच में नीचे जो स्थान दिया हुआ है वो डी ब्लॉक यानी संक्रमण तत्वों की धातुओं को दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त नियम, दीर्घाकार आवर्त नियम एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी, उनके बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप 5-6 पॉइंट लिख सकते हैं, इस पे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो ज़रा सोल्व करते हैं। सभी बच्चे आंसर देंगे, ज़रा मैं वेट कर रहा हूँ। कुछ आपको ऑक्साइड दिए हुए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड, ये आपको ऑक्साइड दिए हुए हैं। इनमें आपको बताना है इनकी प्रकृति कैसी होती है। ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, कल क्लास नहीं चलेगी, कल संडे ऑफ है। अम्लीय प्रकृति के हैं या क्षारीय प्रकृति के हैं या उभयधर्मी प्रकृति के हैं या फिर उदासीन ऑक्साइड हैं, उदासीन ऑक्साइड हैं। इनमें से आप बताएंगे कि ये किस किस प्रकृति के हैं। सभी बच्चे उदाहरण दे, जरा समझाएं इसको, क्या आंसर है सही। इन सभी ऑक्साइडों को किस प्रकृति के अंदर रखा गया है, कौन सा ऑक्साइड की क्या प्रकृति होती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइड की प्रकृति पर क्या प्रभाव होता है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड की प्रकृति पर क्या प्रभाव होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। आंसर दें बच्चा जरा कोई। बेस, जावेद आलम, सही बात है। कौन सा बेस है? देखो ये कौन सा आवर्त है। सबसे पहले आपको अगर आवर्त सारणी के अंदर आवर्त और वर्ग याद हैं, प्रथम आवर्त के अंदर 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम। दूसरे आवर्त के अंदर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, Na क्षारीय है, सही बात है। दाएं से बाएं जाने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। कुशगिरी, अम्लीय प्रकृति इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये कौन सा आवर्त है? ये थर्ड आवर्त है, तीसरा आवर्त है, थर्ड पीरियड है। थर्ड पीरियड के अंदर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ये प्रबल क्षारीय प्रकृति का होता है, बहुत तीव्र क्षारीय होता है। ये क्षारीय होता है, ये उभयधर्मी होता है और ये अम्लीय प्रकृति होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इससे ज़्यादा आगे का पोर्शन आगे कराएंगे। आज की